नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ। 20 जिलों की 122 सीटों पर हुआ मतदान। शाम 5 बजे तक कुल 67.14% मतदान हुआ है। वहीं किशनगंज में सबसे अधिक 76.26% मतदान हुए। नवादा में सबसे कम 57.11% वोटिंग पड़ी है। वहीं पश्चिम चंपारण में 69.02% मतदान हुए हैं। वहीं जमुई की बात की जाए तो 67.81% मतदान हुआ है। बड़ी खबर, बिहार में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ और लगातार मतदान में वोटिंग प्रतिशत में इजाफा देखने को मिला है। पहले चरण में भी मतदान में इजाफा देखने को मिला था और इस बार भी कुछ वैसा ही देखने को मिला है। इस बार भी 70% से भी अधिक की वोटिंग हुई है। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है और 20 जिलों के 122 सीटों पर मतदान हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि 1302 उम्मीदवारों का किस्मत का फैसला आज हुआ है और 20 जिलों के 122 सीटों पर ये मतदान हुए हैं। वहीं लगातार रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं। शाम 5 बजे तक कुल 67.14% मतदान हुए हैं और लगातार इजाफा होता हुआ नजर आया है। किशनगंज में सबसे अधिक 76.26% मतदान हुए हैं। वहीं नवादा में सबसे कम इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा जुड़े हैं। इन तमाम जानने के संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, इस बार शिवम आपको बता दें कि बेहद दिलचस्प चुनावी ये जो समर रहा है, ये जो लड़ाई रही है, चाहे वो एनडीए की बात करें, महागठबंधन की बात करें, एआईएम की बात करें या जनसुराज की बात करें, तो सभी ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी थी। लेकिन अगर बात करें कि वर्तमान में एग्जिट पोल की, एग्जिट पोल से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि बिहार में जब से चुनावी प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं, इससे पहले भी चुनाव दर चुनाव जिस प्रकार की वोटिंग इस बार दूसरे चरण में देखने को मिली है, इससे पहले कभी भी इतनी वोटिंग आज तक नहीं हुई थी। 70% से ज्यादा वोटिंग अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो भी इससे ज्यादा वोटिंग पहले कभी नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं बिहार के जागरूक मतदाताओं ने घर से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का बखूबी प्रयोग किया है। अब बात करते हैं, 6 बजे तक मतगणना हुई और मतदान हुआ और मतदान के बाद अब बारी थी एग्जिट पोल की। तो एग्जिट पोल बेहद चौंकाने वाले सामने आए हैं। ऐसे तो सभी पार्टियों के अपने अपने दावे थे, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी सरकारें बना ली थी। चाहे वो महागठबंधन की बात करें तो वहां से तेजस्वी यादव घोषित थे और तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया था कि हमारी सरकार बन रही है। वहीं एनडीए भी पूरी तरह से आश्वस्त थी कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, एक बार फिर नीतीश कुमार। तो यानी कि 2025 के अगर हम दावों की बात करें तो सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर दावा कर रही थी। एक नई नवेली अजब अलबेली पार्टी जनसुराज आई थी, जिसके मुखिया प्रशांत किशोर भी लगातार ये दावा कर रहे थे कि इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है। या तो वो फर्श पर रहेंगे या तो वो अर्श पर रहेंगे। तो उनके दावे में भी बहुत सारी बातें थी। लेकिन अगर हम एग्जिट पोल की बात करें, 6:30 बजे के बाद तमाम चैनल्स में तमाम स्वतंत्र मीडिया जो थी वो एग्जिट पोल लेकर आ रहे थे। उसमें जो सबसे चौंकाने वाला, जो सबसे बड़ा जो आंकड़ा था वो था पोल डायरी का। पोल डायरी के ये जो आंकड़े हैं, ये जो उनका जो सर्वे था, इसे सुनकर यकीनन कहीं से भी ना एनडीए को भरोसा होगा और ना ही महागठबंधन को भरोसा होगा। अब मैं उन आंकड़ों को भी आपके सामने रख देता हूं। पोल डायरी ने कहा है कि एनडीए इस चुनाव में 184 से 209 सीटें जीत सकती है, यानी कि 182 टू 209 इतनी सीटें बीजेपी यानी कि एनडीए को आ सकती हैं। वहीं महागठबंधन की बात करें तो 32 से 49 सीटें जो है वो महागठबंधन को मिल सकती हैं। यानी कि अगर प्रदर्शन की बात करें तो अब तक एनडीए ने जो बिहार में प्रदर्शन अब तक जो किया था, उन सभी प्रदर्शनों से बहुत आगे जाकर ये सीटें हासिल कर सकती हैं। और जब हम अन्य की बात करते हैं तो अन्य में एक तरफ एआईएम, दूसरी तरफ जनसुराज, तो 1 से 5 सीटें। वहीं अगर आप दूसरे एग्जिट पोल की बात करते हैं, दैनिक भास्कर आपको बता दें कि ग्राउंड पर उतरकर लगातार
रिपोर्टिंग कर रहा था, अगर हम उसके आंकड़ों की बात करते हैं तो वहां भी दैनिक भास्कर ने 145 से 160 सीटें एनडीए को दी हैं और महागठबंधन को सिर्फ 73 से 91 सीटों से संतोष करना पड़ेगा, जबकि अगर अन्य की बात करते हैं तो वो 5 से 10 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएंगी जी। एक और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा शिवम मैं आपको बताऊं, टीआईएफ रिसर्च इसने जो दिया है वो 145 से 163 एनडीए को दिया है और महागठबंधन को 76 से 95 सीटें दी हैं जी। वहीं प्राजा पोल्स एक नया सर्वे एजेंसी है, उसने भी अपना सर्वे किया है और उसने एक बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा उसकी तरफ से भी आया है। 186 उसने एनडीए को दिया है और 50 सीटें सिर्फ महागठबंधन को दी हैं और अन्य को 7 सीटें। यानी कि अगर आप ये पूरी जो है एग्जिट पोल करने वाली जितनी एजेंसियां हैं, अगर आप इनको देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है, यानी कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैट्रिक्स का एग्जिट पोल जो लगातार काफी जो है वो अपने सर्वे बीच बीच में भी देता रहा है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो 147 से 167 सीटें 147 टू 167 सीटें वो एनडीए को दे रहा है और गठबंधन को 70 से मात्र 90 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है 122, उससे कहीं ज्यादा सीटें इस चुनाव में एनडीए गठबंधन जो है वो पाता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, हमें इंतजार करना पड़ेगा एग्जिट पोल का जो 14 तारीख को आने वाले हैं और लेकिन अगर हम एग्जिट पोल की बात करें, एक कमोबेश एक रुझान की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इन रुझानों में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एनडीए ने जो जनता से दावे और जो वादे किए थे उस पर कहीं ना कहीं जनता को भरोसा हुआ और एग्जिट पोल फिलहाल कम से कम यही रुझान बता रहे हैं। सर, जिस तरीके से बात की जाए कि जब जब वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है तब तब बदलाव देखने को मिला है, तो इस बार कैसा बदलाव बिहार की जनता करने पर लगी हुई है और करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि 14 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं और दूसरे चरण के जो मतदान है वो हो चुके हैं। देखिए, यहां पर शिव में एक बड़ी बात ये भी है कि जिस बदलाव की हम बात करते हैं, जिस वोट प्रतिशत के बढ़ने की हम बात करते हैं, और कहा जाता है जब भी मत प्रतिशत बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी दिखाता है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार की राजनीति या बिहार की जो सोच है वो थोड़ी सी अलग आप कह सकते हैं। कह इसलिए सकते हैं कि बिहार ने लालू प्रसाद यादव के उन 15 साल को भी देखा था और नीतीश कुमार के राज के ये जो 20 साल 2005 से 2025 तक के जो साल हैं, इसे भी बखूबी देखा है और कहीं ना कहीं बिहार अपने अच्छे दौर से गुजर रहा है। कहीं ना कहीं जनता के मन में ये बात थी कि अगर नीतीश कुमार सत्ता में नहीं रहते हैं तो विकास पर विराम लग जाएगा, विकास पर रोक लग जाएगा। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो था वो महिलाओं का था। महिलाएं ये इस बात को बखूबी जानती थी कि एक पार्टी ने वादा किया है और एक पार्टी निरंतर उसे निभा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आप इसमें देखेंगे। एक बुजुर्ग जो थे बिहार के, यानी कि 45 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग थे, उनको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर पूरी तरह से भरोसा था, क्योंकि उन्होंने लालू प्रसाद यादव का वो राज या फिर वो दौर देखा हुआ था। इसलिए वहां वो जो वोट थे वो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में थे। दूसरी तरफ जो महिला वर्ग था, बिहार का जो महिला वर्ग था, जो सबसे ज्यादा 2020 के चुनाव की बात करें तो उसमें भी बड़े प्रभावशाली तरीके से नीतीश कुमार के पक्ष में देखने को मिला था। और इस बार भी 2025 में अब बीच का एक जो वर्ग बचता है, जो युवा वर्ग है, इसकी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं युवा वर्ग के वोटरों को रुझाने का काम महागठबंधन ने भी किया है, एनडीए गठबंधन ने भी किया है, एआईएम ने भी किया है और तीसरी जो चौथी एक बड़ी पार्टी उभरने की जिसकी हम कयास लगा रहे थे, अब देखना होगा कि 14 तारीख को क्या होता है, जन स्वराज प्रशांत किशोर की पार्टी। तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो जानकारी पहुंचा रहा है महागठबंधन, वहीं पीपल्स इनसाइड के एग्जिट पोल में भी एनडीए को बढ़त बताई गई है। तो बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां एनडीए को 133 से 148 सीटों का अनुमान बताया जा रहा है। लगातार
जो रुझाने हैं वो आने शुरू हो चुके हैं और अभी एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो लगातार तरह तरह के एग्जिट पोल्स देखने को मिल रहे हैं। पीपल इनसाइड के एग्जिट पोल में भी एनडीए की बढ़त है, वहीं एनडीए को 133 से 148 सीटों का अनुमान बताया जा रहा है। एक बड़ी बढ़त एनडीए को मिलती जा रही है। देखिए संदीप जी, जिस तरीके से एग्जिट पोल, तमाम तरह के एग्जिट पोल हैं वो सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। 133 से 148 का ये जो आंकड़ा सामने पीपल्स इनसाइड की तरफ से दिया जा रहा है, ये आंकड़े अभी और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से मतदान हुए हैं, मतदान में प्रतिशत लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो बिहार की जनता है जातिवाद पर युवाओं का, महिलाओं का लगातार बढ़ चढ़ करके मतदान देखने को मिला है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं एक युवा वर्ग जो किसी भी राज्य की या देश की सियासत को बदलने की जिसमें कुवत होती है, जिसको हम जेंजी कहते हैं, जी। आपको बता दें कि जेंजी पर सबकी नजरें थी। इसीलिए आप देखें कि चाहे वो प्रशांत किशोर हो, जनसुराज पार्टी हो, या फिर एनडीए हो, एनडीए का अपना संकल्प पत्र हो, या फिर महागठबंधन का घोषणा पत्र हो, सब में रोजगार देने की बातें हुई, नौकरी देने की बातें हुई। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने हर घर से एक नौकरी की बात कर दी, जबकि उसका बजट क्या है शायद इसका अनुमान उन्हें नहीं रहा होगा। 2,84,00,000 परिवार हैं बिहार में और हर परिवार से एक नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव करते रहे हैं। जबकि ओवरऑल अगर हम बात करें बिहार में 26.5 लाख से कुछ ज्यादा या तकरीबन उतना ही सरकारी नौकरियां हैं। वो कहां से दे सकते थे, कैसे दे सकते थे, इसका कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया या फिर कभी मास्टर प्लान नहीं रखा। लेकिन पिछले 20 सालों से एनडीए का जो राज था, उस एनडीए राज में किस प्रकार से काम हो रहा था, ये बिहार की जनता बखूबी जानती थी। चाहे वो आप रोड्स की बात कर लें, चाहे वो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, चाहे आप कल कारखाने आने की बात कर लें, एक बेहतर शुरुआत हो गई थी बिहार में। धीरे धीरे शिक्षा के स्तर की बात करें, जिस पर लगातार काम हो रहा था। बेटियां जो कभी घरों से बाहर नहीं निकलती थी, वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगी थी। 2020 के चुनाव में आपको बता दें कि उससे पहले नीतीश कुमार ने हर बेटी को जो नवीं पास हो रही थी उसको उन्होंने साइकिल दिया। दूर दराज क्षेत्रों में जो स्कूल हुआ करते थे, बेटियां अपने स्कूल से स्कूल जाती थी और लौट कर आती थी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो भरोसा था उसे नीतीश कुमार ने जोड़ा। और एक बात यहां पर और आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बिहार में शराबबंदी हुई, उस शराबबंदी से जो महिलाएं थी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई नीतीश कुमार से। शराबबंदी इसलिए मैं कह रहा हूं, इसका जिक्र यहां पर करना इसलिए जरूरी है कि जहां खुलेआम लोग सड़कों पर, चौक चौराहों पर शराब पिया करते थे, उस पर रोक लगी। और उस पर रोक लगने से क्या हुआ, जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार, जो दुर्व्यवहार होता था, उस पर विराम लगा। और ये कहीं ना कहीं इतने निर्णायक, अगर जिस प्रकार से एग्जिट पोल है, और एग्जिट पोल भी अगर 14 तारीख को इसी प्रकार से आता है, तो कहीं ना कहीं उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका मान सकते हैं आप शिवम। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि शुरुआत की जनसुराज पार्टी से लेकर के, तो जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर लगातार धरातल पर तमाम वादे करते हुए नजर आए, जनता को लुभाने की पूरी कोशिश करते आए, उनके पार्टी प्रत्याशी के जो तमाम नेता हैं वो करते हुए नजर आए। लेकिन एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि वोट प्रतिशत का जो इजाफा है वो तो हो गया है, मतदान हो चुके हैं और सीट का जो पूरा जो जनता के पाले में जाने वाला था वो जा चुका है। लेकिन एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी के पक्ष में जो रुझाने हैं वो ज्यादातर आ रही हैं, जेडीयू की तरफ भी आ रही हैं, आरजेडी की तरफ भी आ रही है। लेकिन प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, क्या उनकी तरफ जनता का रुझान देखने को मिला है? वोट प्रतिशत की बात की जाए, साथ ही साथ सीटों की बात की जाए, तो क्या सीटें वो इस बार खाता खोल पाएंगे, निकाल पाएंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे पहले तो जो वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि ये जो चुनाव था 2 चरणों में, 2020 की बात करें तो 3 चरणों में बिहार का चुनाव था, लेकिन 2025 में स्थिति को देखते हुए उसे 2 चरणों में कर दिया गया। और ये जो 2 चरण थे, आपको याद होगा कि अभी बीते दिनों दीपावली का त्यौहार बीता है और उससे बड़ा लोक आस्था का महापर्व छठ महापर्व बीता है। तो छठ में देश के किसी भी हिस्से में जो बिहार के रहने वाले निवासी हैं वो घरों को लौटते हैं। और संयोग की बात थी कि इसी बीच बिहार का विधानसभा चुनाव, तो कहीं ना कहीं जो लोग अपने घरों को लौटे, उनके मन में एक ख्याल ये भी था
कि हम इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करके तब हम अपने कर्म क्षेत्र में वापस लौटेंगे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चाहे वो केंद्र की बात, डबल इंजन की बात हम लगातार करते हैं, तो डबल इंजन की सरकार ने चाहे राजधानी दिल्ली में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे हरियाणा में, चाहे उत्तर प्रदेश में, जिन भी राज्यों की आप बात करें जहां पर जो बीजेपी शासित जो राज्य हैं, वहां पर जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, कल कारखाने, रोजगार लोगों को मिल रहे हैं, तो लोगों को जो बिहार से बाहर पलायन करके जो बाहर जाकर रोजमर्रा के अपने कार्य करते थे, काम करते थे, उन्हें इस बात का भरोसा था कि अगर बीजेपी सत्ता में रही तभी जाकर बिहार का विकास, बिहार का डेवलपमेंट हो सकता है, अन्यथा इस पर विराम लग जाएगा। तो जो लोग यहां से लौटकर गए त्योहार मनाने के लिए, वो लोकतंत्र के बिहार के उत्सव में भी शामिल होने में कहीं उन्होंने लेकिन नहीं लगाई, और उन्होंने जो कुछ लोगों ने पहले फेज में, कुछ लोगों ने दूसरे फेज में अपने मताधिकार का बखूबी प्रयोग किया। शायद यही वजह है कि वोट प्रतिशत जो था वो काफी हद तक बढ़ा है, और बिहार में अब तक का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत देखने को मिला है। इसमें आपको यह भी मानना पड़ेगा कि जो एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व वाले नेता थे, उन्होंने प्रचार में लगातार, चाहे वो बात आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर लें, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की कर लें, नीतीश कुमार की कर लें, इस जो क्रम में जितने भी बड़े नेता थे, सभी ने मताधिकार पर जोर दिया कि आप आए, बिहार को बेहतर बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग करें, जिससे बिहार की जो गति है, डबल इंजन की सरकार उसे निरंतर आगे बढ़ाती रहे। अगर एग्जिट पोल में बदलता है तो यकीन मानिए ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो बिहार में काम किए हैं, और उसी का ये परिणाम देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, संदीप जी आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बिहार से पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। इस बार परिवर्तन, क्योंकि महिलाएं चिंतित हैं, महिलाएं अपने बच्चों के भविष्य की चिंता की हुई हैं कि जिस तरह से वो अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, और 20 वर्ष में कोई भी यहाँ पे नौकरी का सुविधा नहीं, कोई भी फैक्ट्री नहीं लगी है। तो इसलिए भारी संख्या में महिलाएं निकल करके, और परिवर्तन, जब आप पोलिंग परसेंटेज, जब वोटिंग परसेंटेज हाई होता है तो परिवर्तन दर्शाता है। वोटिंग हो रहा है अपने तरीके से, लोग वोट दे रहे हैं, क्या बोलना क्या सर। परसेंटेज भी बढ़ा है सर इस बार। हाँ, परसेंटेज तो बढ़ता ही है। महिलाओं का भी संख्या इस बार, हाँ, महिला लोग का है संख्या, झुकाव है महिलाओं का, और महिला बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रही है। बदलाव देख रहे हैं कि उनको अगर 20-25 सीट भी आ जाए तो बहुत है। जिस तरह का एनडीए के पक्ष में मतदान हुआ है बढ़ चढ़कर, और खासतौर पर महिलाओं की अधिक भूमिका है, और मैं समझता हूं कि सब लोगों ने विकास के लिए, कल्याण के लिए सरकार आगे काम करे, उसके लिए मतदान देने का काम किया है। सभी वर्ग, सभी तबका के लोग उत्साहित होकर मतदान देंगे, दिए हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, और सबसे ज्यादा वोटिंग के रिकॉर्ड यहां पर देखने को मिले हैं। 70% से ज्यादा की वोटिंग हुई है, और इसको लेकर के लगातार रुझानें आने भी शुरू हो चुकी हैं। तमाम पार्टियां अपनी जीत का दावा करते हुए भी नजर आ रही हैं। बीच एनडीए अलग तरीके से दावे करती आ रही है, वहीं पर आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन अपना वादा करते हुए नजर आ रही, जीत का दावा करते हुए नजर आ रही है। लेकिन ये तो 14 नवंबर का दिन बताएगा कि आखिरकार बिहार की जनता ने किसका साथ दिया है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का भी समापन हो चुका है, और दूसरे चरण का चुनाव भी संपन्न हो चुका है। मतदान हो चुके हैं, और रिकॉर्ड तोड़ मतदान होते हुए नजर आए हैं। जनता ने अपने प्रत्याशियों को भरपूर मत दिए हैं, और इस बार देखना होगा कि वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी बड़ा बयान सामने आया है। दूसरे चरण के चुनाव में भी महिलाओं का सर्वाधिक योगदान रहा है। 122 में से 80 उम्मीदवारों की जीत का दावा किया गया है। वहीं दूसरे चरण में एनडीए को मिला है भारी मत। तो अहम खबर आपसे साझा कर रहे हैं, दूसरे चरण के चुनाव में भी महिलाओं का सर्वाधिक योगदान रहा है, और इस बार 122 में से 80 सीटें जीत रही है। उम्मीदवारों की जीत का किया दावा, वहीं पर लगातार
भारत का जमहूरियत जनतंत्र यही विशेषता है कि एक वोट राष्ट्रपति को देना होता है और एक ही वोट का अधिकार सार्वजनिक आदमी जो सर्वसाधारण है उसको देना होता है। हम भारत सरकार के मंत्री हैं एक अलग बात है, लेकिन हम महकार गांव के निवासी हैं। यहाँ के मतदाता सूची में 399 नंबर पर मेरा नाम है और इस कारण से हम यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आए, मतदान देने के लिए आए, मतदान दिया और आपके बीच में हैं। और जहाँ तक मतदान की बात है, हम लोग एनडीए के लिए वकालत करते रहे हैं। एनडीए के पक्ष में कम से कम 2-3 दर्जन मीटिंग भी किया है और फर्स्ट जो फेज में चुनाव हुआ है उस चुनाव में 65% मतदान हुए हैं और उसमें 70% महिलाओं का योगदान रहा है। इस बार भी हमको उम्मीद है कि यहाँ भी 65-66% से कम मतदान नहीं होंगे और यहाँ भी महिलाओं का योगदान वही रहेगा। और जो वोट कास्ट हुआ है उसमें कम से कम 80 कैंडिडेट जो 200-122 में हैं, हम एनडीए के लोग जीतेंगे ऐसा अनुमान रहा है। यहाँ भी हमारे घर पर भी अधिकांश वोट एनडीए को मिला है। यहाँ कोई जोर जुलूम नहीं है, सब लोग अपने मन से जिनको मन होता है लोग वोट देते हैं, कहा नहीं जाता है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पोल्स स्टेट की एग्जिट पोल में भी एनडीए को बढ़त मिली है। तो बड़ी खबर आपसे साझा कर रहा है, जहां पोल डायरी की एग्जिट पोल में भी एनडीए को बढ़त बताई गई है और एनडीए को 184 सीटों पर बढ़त बताई जा रही है। वहीं पोल डायरी की एग्जिट पोल में भी एनडीए की बढ़त बताई जा रही है और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 184 से 209 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां महागठबंधन को 32 से 49 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। पोल डायरी के एग्जिट पोल में भी एनडीए को बढ़त बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां रुक करते हैं संदीप जी का दोबारा से। और संदीप जी, जिस तरीके से आपने बताया, पहले आपने जिक्र किया एनडीए का रुझानों के बारे में बात की, एग्जिट पोल के बारे में बात की, आपने जनसुराज की पार्टी के बारे में बात की, प्रशांत किशोर के बारे में बात की, लेकिन महागठबंधन राहुल गांधी, तेज प्रताप यादव के तेजस्वी यादव जो तमाम लगातार महागठबंधन को जोर देते हुए नजर आ रहे थे, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी साथ तो दे रहे थे महागठबंधन का, लेकिन बैकडोर से साथ दे रहे थे, क्या इसका कितना असर पड़ा है विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान पर? देखिए शिवम, मैं आपको बताऊं कि अगर राहुल गांधी की बात करें, मैं ये बात पहले से ही शुरुआत से ही पहले चरण से ही मैं ये कहता आ रहा हूं कि राहुल गांधी बिहार चुनाव में सबसे कमजोर कड़ी साबित होंगे जी। और कहीं ना कहीं वो तेजस्वी यादव को, आरजेडी को कमजोर ही करेंगे जी। और कम से कम एग्जिट पोल के रुझानों में ये साफ बातें नजर आ रही हैं। 2-3 बड़े अहम मुद्दे थे। राहुल गांधी लंबी यात्रा करते हैं, सासाराम से वो वोट चोरी को लेकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, बिहार के अलग अलग जिलों में जाते हैं, पटना में आकर अपनी उस यात्रा को समाप्त करते हैं। और कहीं ना कहीं जिस वोट चोरी की बात वो लगातार करते रहे हैं, वो वोट चोरी का मुद्दा कहीं बिहार में था ही नहीं जी। और बिहार के जनमानस पर कहीं ना कहीं वो मुद्दा नहीं उतरा। और इसके बाद फिर आप देखिए कि जिस प्रकार से अपनी भाषाई, अपनी शब्दों की मर्यादा को, जो भी वो रैली में गए, जिस भी कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया बिहार में, वहां पर जाकर अपने शब्दों की मर्यादा उन्होंने तोड़ी, प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहे। इसके अलावा उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, प्रधानमंत्री की माता जी को कहीं ना कहीं अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इस एग्जिट पोल में वो सारी चीजें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। लगातार एक सबसे बड़ा मुद्दा और भी यहां पर था। आप देखें कि किस प्रकार से जब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की बात हुई महागठबंधन की, तो किस प्रकार से लेट करके, काफी देरी से तेजस्वी यादव के नाम को घोषित किया गया। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव 2020 के अगर चुनाव की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उनकी पार्टी आरजेडी उभरी थी। 75 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा थे, लेकिन उसके बाद
वो सरकार में भी रहे, 18 महीनों के आसपास नीतीश कुमार के साथ उनकी सरकार भी चली, लेकिन उस दौरान उन्होंने क्या कुछ किया, उनकी पार्टी पर जनता कितना भरोसा करती है, यह बात जनता बखूबी समझ गई जी। और जिस प्रकार से एक बेहतर प्लान के साथ ग्राउंड पर उतरा जाता है, यह बात कम से कम काफी, मैं 2-4-10 दशकों की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। अब आप समझे कि एक पार्टी में, एक गठबंधन में जी। आरजेडी, कांग्रेस, ये सभी पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, तो एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन्हें कम से कम वो बीजेपी से सीखना चाहिए। अब आप समझे कि 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन के कैंडिडेट्स फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। कहीं जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो कहीं कांग्रेस के उम्मीदवार जो एक दूसरी पार्टी इनके साथ है, साहनी, मुकेश साहनी की, उनके खिलाफ लड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे कमजोर कड़ी इस बार चुनाव में साबित हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें बीजेपी की, सीटों को बंटवारों को लेकर तमाम विवाद अंदर खाने चलते रहे, लेकिन कभी भी मीडिया के सामने फ्रंट पर वो बातें सामने नहीं आई। और बेहतर प्लानिंग यही होती है कि सामने बैठकर उन्हें पूरा किया जाए और मतभेदों को दूर किया जाए। और बीजेपी ने साफ तौर पर उन मतभेदों को दूर किया और वो सारी चीजें कम से कम ग्राउंड पर नजर आई बिहार के चुनाव प्रचार के दौरान। और आप ये बात, और विपक्ष भी इस बात को मानता है कि जिस प्रकार की प्लानिंग बीजेपी करती है जी, जिस प्रकार से अनुशासित होकर बिहार के चुनाव में बीजेपी चुनावी समर में कूदती है। राज्य में 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव। पहले फेज में 121 सीटों पर 65% वोटिंग हुई है। तो बड़ी खबर